हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अर्शित सिन्हा, आपका बायो का एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है इस द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको क्लास 9th से लेकर के 12th तक की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं। चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी टॉपिक का जो होने वाली है वो होने वाली है साइटोप्लाज्म। इससे पहले हम लोग ने न्यूक्लियस देख लिया था। हम लोग सेल के कंटेंट पढ़ रहे हैं, यानी पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग इनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज की वीडियो में हम लोग एक दो स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों? तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का एक फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है साइटो और एक है प्लाज्म। तो साइटो मीन्स होता है सेल और प्लाज्म मीन्स होता है फ्लूइड, यानी सेल का फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है बात ना? ये कैसा होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा। कैसा होता है? जेली के जैसा होता है। आपने इसके पहले अभी सेल्स देखी थी, तो जो सेल आपने बनाई थी, जैसे मान लीजिए मैंने एक रफली आपको इमेज बनाता हूँ, अभी सेल बनाई नहीं होगी आपने। जैसे मान लीजिए ये सेल है बच्चों, ये कोई सेल है और सेल के अंदर जो होता है सेंट्रली न्यूक्लिएटेड जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। सेंट्रली न्यूक्लिएटेड यानी कि बीच में एकदम पाया जाता है सेंट्रली, ये न्यूक्लियस होता है। ये आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस भरा होगा, जो कि फ्लूइड कंटेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। यानी साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, सेल का फ्लूइड। और ये कैसा होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली के जैसा दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है। जैसे आप ग्लू देखते हो ना, जो आती है ट्यूब्स में, ठीक ना, इसी तरीके की ट्यूब होती है, तो उसमें जो 5-5 रुपए की मिलती है, उसी को आप देखोगे वही आपका उसी के जैसा सब्सटेंस होता है। क्या हमारा? ये साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। द साइटोप्लाज्म इज अ थिक फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक ना। और न्यूक्लियर एनवेलप अगर कहना चाहोगे तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाएगा। उसी से सराउंडेड रहता है, उसी के बिटवीन में होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये जितना भी एरिया देख रहे हो आप, ये साइटोप्लाज्म का ही है। तो द साइटोप्लाज्म इज अ थिक फ्लूइड ब्रैकेट में जेली लाइक कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो इसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, जो सेल के लिए अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, सबका काम अलग अलग है सारे ऑर्गन का, ठीक ना। हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, किडनी का काम अलग है। तो उसी तरीके से ये सेल के अंदर के कंटेंट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, और इनका काम भी अलग अलग होता है। कह सकते हो स्पेसिफाइड वर्क होता है या स्पेसिफाइड जॉब होती है इनकी। सबका काम बटा हुआ, मतलब सब अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे, ठीक ना। तो उसी तरीके से ये इनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादातर जैसे जेली लाइक सब्सटेंस है, तो जेली लाइक सब्सटेंस मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक ना। वाटर होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं और कुछ सॉल्ट से मिलकर के ये बना होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द सेल। किसके बीच में प्रेजेंट होता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक। क्लियर है? सेल ऑर्गेनल, अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स की बात आएगी, क्योंकि अब साइटोप्लाज्म के बारे में इतनी ही बातें, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं आपके लेवल पर, तो इतनी ही बातें आपको साइटोप्लाज्म के बारे में देखने को मिलेंगी। चलिए, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ कोई ना कोई मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, तो यहाँ पर एक कोई पाया जाएगा, ये कोई एक सब्सटेंस हुआ। तो ये सब जितने भी अंदर सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इनके खुद के चारों तरफ क्या होगी? एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक। ये मैं रफली बता रहा हूँ, ये खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे। इट इज़ प्रेजेंट
टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये अलग अलग, वही मैंने कहा ना, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है अलग अलग सेंटेंस के फॉर्म में कि इट इज़ प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो हम बच्चों एक छोटी सी अच्छा बात बताते हैं, जैसे हम लोग जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या बात करते हैं, हाँ, इट इज़ प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये सेल की डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल ले रहा था कि जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी हमारे अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो अल्टीमेटली सेल के अंदर जाती है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है हमारे सेल के अंदर, यानी वो ऑक्सीजन का जो यूज़ है, ठीक ना, वो कहाँ है, वो सेल के अंदर कहीं जा करके वो यूज़ हो गया। यानी जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में पहुँच रही है और सेल्स से ही क्या हो रही है, वो वहाँ पर उसका वर्क हो रहा है। और सेल्स कहाँ पर है, हमारे पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो सब अपने सेल से ही मिलकर बने। तो ये जो ब्लड के माध्यम से ये ऑक्सीजन पूरी सेल्स में जा रही, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स है, और वहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन रेस्पिरेशन का हो रहा है। क्लियर है बात ना। तो ये है, अभी आप चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो और समझ में क्लैरिटी आती रहेगी आपको। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। इसके अलग अलग टाइप की होती हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या है, पहला वैक्यूल्स, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और प्लास्टिड्स। ये डिफरेंट क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो आपने तो स्टार्टिंग में एक बात पढ़ ली थी कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। उसी तरीके से ये जो प्लास्टिड्स है यहाँ पर, ये भी सिर्फ प्लांट सेल्स में ही अवेलेबल होता है और ये किसी में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक ना, यानी एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं होता, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। बाकी हम एक एक करके इसको अब देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी पहली जो टॉपिक होने वाली है वो वैक्यूल होने वाली है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एक स्पेस होता है, एक जगह होती है, एक कह सकते हो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के फ्लूइड भरे होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं और कुछ वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक ना। अब बात की जाए तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेल में ये बच्चों परमानेंट होते हैं, यानी हमेशा प्लांट सेल में ये पा ही जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पर ये आपको हमेशा नहीं दिखेंगे। लेकिन प्लांट सेल में ये हमेशा आपको दिखाई देते हैं और सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, और इसी की वजह से ये जो प्लांट होता है अपने शेप को मेंटेन कर पाती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। अगर हम सेल की बात करें तो ये अगर सेल है, समझिएगा बात, ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो एक बड़ी सी स्पेस ये जो अवेलेबल है यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। ये जो बड़ा सा स्पेस यहाँ पे मौजूद है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल कहते हैं। ये लार्ज होता है, ये प्लांट सेल की बात कह रहा हूँ। अगर एनिमल सेल की बात करोगे तो एनिमल सेल में, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो एनिमल सेल में अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं और कुछ समय बाद ये चले जाते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ। इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक है, सैक मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। विच स्टोर फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कुछ फूड मटेरियल पार्टिकल भरे होते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक ना। दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल एंड टेम्परेरी। छोटे और टेम्परेरी होते हैं, बहुत समय के लिए नहीं पाए जाते हैं, ठीक ना। टेम्परेरी और स्मॉल होते हैं। इट स्टोर ग्लूकोज, प्रोटीन एट्सेट्रा, यानी ये एनिमल सेल में कुछ ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, उनको स्टोर करने के काम में आता है।
इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पर हम लोग वैक्यूल को प्लांट सेल में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको इसी को ध्यान रखना है। याद तो इसको भी रखना है कि टेम्परेरी होते हैं, और आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि अगर बताइए वैक्यूल इन एनिमल सेल आर डैश, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, परमानेंट, टेम्परेरी, ठीक, लार्ज। तो इसमें आपको स्मॉल और टेम्परेरी का कॉम्बिनेशन होगा, या स्मॉल सिर्फ दिया होगा या टेम्परेरी दिया होगा, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर जनरली लार्ज इन साइज एंड परमानेंट, बड़ी होती है और परमानेंट होती है, कभी जाएगी नहीं, बनी की बनी रहेगी, जैसी है वैसे रहेगी पूरे प्लांट सेल में। प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है अपने शेप को मेंटेन करना, इसी के वजह से ही जो सेल होती है वो अपने शेप को मेंटेन करके रखी रहती है। और टर्जिडिटी मीन्स भी वही होता है, टर्जिड मतलब होता है फूल जाना, यानी सॉलन अप, तो यानी ये फूली हुई अवस्था में रहती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अपने शेप को मेंटेन करिए और फूली हुई अवस्था में। तो ये किसकी वजह से है, ये है आपके वैक्यूल्स की वजह से। क्लियर है बात ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द सेंट्रल वैक्यूल्स इन प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल। यानी कहने का मतलब है ये जो प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल पाया जाता है, ये पूरी प्लांट के वॉल्यूम का 50 से 90% पार्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी कि आपको अगर मैंने ये देखो प्लांट सेल एक रफली मैंने ड्रॉ किया है, इसमें आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा होगा और एक बड़ा सा वैक्यूल, तो ये वैक्यूल जो है ये पूरा का पूरा जो है आपको प्लांट सेल के वॉल्यूम के को ऑक्यूपाई कर चुका है, यानी उसका स्पेस जो भी है वो ऑक्यूपाई कर चुका है, यानी 50 से 90% तक का एरिया उसका जा चुका है, वॉल्यूम उसकी ऑक्यूपाई कर ली गई है वैक्यूल्स के द्वारा, ख़त्म हो गई है। अब और स्पेस और जगह बची हुई वहाँ पर नहीं है, ठीक। अगली बात क्या कह रहा है, इट स्टोर सेल सैप, ये सेल सैप को स्टोर करके रखता है। अब व्हाट इज सेल सैप, विच इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस। सेल सैप कुछ और नहीं, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है प्लांट सेल के अंदर, जो कुछ नहीं इनके प्रोटेक्शन का काम करता है, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी सीधी सी बात है, अभी ये जो यही पढ़ के आए हो ये इसी का एक्सटेंशन पॉइंट है क्या, कि ये इसके अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, जैसे हम सेल सैप कह रहे हैं, जिसमें शुगर, अमीनो एसिड्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये जो सेल सैप होता है ये एक लिक्विड सब्सटेंस है, ये वैक्यूल के अंदर भरा होता है और सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक ना, उसको स्ट्रेंथ देता है कि वो जैसे अपना शेप को मेंटेन करना चाहे वैसे मेंटेन कर सकता है। यही होता है बच्चों वैक्यूल का काम। वैक्यूल कुछ और नहीं, एक स्पेस होता है हमारे सेल के अंदर। एनिमल सेल में ये टेम्परेरी और स्मॉल होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये परमानेंट और लार्ज होते हैं, और काम भी वहाँ पर उनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। आप लोग के लिए इतनी बातें सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, आपके सिलेबस में इतनी ही बातें पर्याप्त दे रखी हैं, ठीक ना। प्लांट सेल में हमेशा याद रखिएगा, प्लांट सेल में ये 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो काम होता है, इसके अंदर सेल सैप होता है जो इसके शेप को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक ना। क्लियर है बात, किसके शेप को मेंटेन करने में, प्लांट सेल के शेप को मेंटेन करने में। क्लियर है बात ना। लार्ज होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हमने वैक्यूल्स को देख लिया है, ठीक ना, और हमने स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म देखा, ठीक ना, और सेल ऑर्गेनल्स देखा, वैक्यूल्स देखा। इसके बाद हम लोग आगे अपने सेल के पार्ट्स में बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ये चैप्टर हम लोग अब अपने मिड में पहुंच चुका है। यहाँ पर हम लोग इसके बाद 2 बातें करेंगे, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यानी पार्ट्स को पढ़ाने से पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और यूकैरियोटिक क्या होती हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।